this will be a very big blunder for रणवीर अलाहाबादिया। मैं बता रहा हूँ आपको कि इतने ज़्यादा मल्टीपल लिटिगेशंस होने वाले हैं उनके लिए कि उनको, मुझे लगता है, अब सोचना पड़ेगा कुछ भी बोलने से पहले। आपने एक ऐसी चीज़ बोल दी है जो आपकी जो बेसिक सिस्टम है उसको ही आपने पूरा बुरी तरीके से हिला दिया। आर्टिस्ट है अगर कोई और वो अपनी आर्ट को अगर दिखाना चाहता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप आर्टिस्ट भी नहीं हैं। ठीक है, आप कॉमेडियन हैं, आप कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन कॉमेडी करने के और फनी थिंग्स करने के बहुत अलग तरीके भी हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए आप अगर इस तरीके की कोई बात बोल दें और आपको अगर पब्लिसिटी मिल जाए, मुझे लगता है ये एक गलत तरीका। वी आर नॉट इन अमेरिका। वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? Everybody has the right to speak. Everybody has the right to say anything. मान लीजिए कोई लड़की आपके साथ में काम कर रही है और उसको ये लगता है कि मेरे साथ में जो इन्होंने बातचीत करी है और उसका वो गलत मतलब निकालती है, भले ही आपने उसको जोक के फॉर्म में कहा हो चाहे किसी भी फॉर्म में कहा हो, बट इफ शी फील्स दैट आई एम हर्ट, she can go and file a complaint. How do we balance the creative freedom with the need for social responsibility in today's time? स्कूलों में सिर्फ इतना सिखाया जाता है या कॉलेजेस में उतना सिखाया जाता है कि आप पैसे कैसे कमाओ, लेकिन हमारे देश में आज भी ये नहीं सिखाया जा रहा कि एक अच्छे इंसान आप कैसे बनो। कुछ मुद्दों को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि उन मुद्दों की आड़ में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रगल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो हम भूल ही जाते हैं ना। द लीगल सिस्टम इज फॉर द कॉमन पर्सन। कॉमन आदमी को तो लीगल सिस्टम का सपोर्ट मिल ही नहीं पा रहा है ना। अगर आपको इंडियन लीगल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज हमने हमारे गेस्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर सार्थक चतुर्वेदी जी के साथ किया फ्रीडम ऑफ स्पीच, साइबर क्राइम, एआई वर्सेस लॉयर्स और कॉमेडी वर्सेस ऑब्स्सीनिटी पर इन डेप्थ डिस्कशन। सार्थक चतुर्वेदी जी ने हमें बताया इंडिया के लीगल सिस्टम के लूप होल्स क्या हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस ऑब्स्सीनिटी का असली डिफरेंस क्या है, क्या एआई फ्यूचर में लॉयर्स को रिप्लेस कर सकता है, और क्या इंडियाज गॉट लेटेंट केस नए लीगल प्रेसिडेंट्स सेट करेगा या नहीं। इन सब के अलावा इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा रणवीर अलाहाबादिया केस का पूरा सच, साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका, लीगल राइट्स जो हर किसी को पता होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट केसेस की रियलिटी, फनी कोर्टरूम मोमेंट्स और लॉ एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन एडवाइस। तो तैयार हो जाइए सार्थक चतुर्वेदी जी के साथ हमारे इस आई ओपनिंग पॉडकास्ट को सुनने के लिए। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। हाय सर, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। हेलो सर, आज का पॉडकास्ट और आज के पॉडकास्ट का मुद्दा कहीं ना कहीं समाज में एक चर्चा चल रही है, एक टॉपिक है, एक विषय है जिस पे आज के समय में हर इंसान चीख चीख के कह रहा है कि यार, क्या हमारे पास अपनी बात कहने का अधिकार है? क्या फ्रीडम टू स्पीच हकीकत में एग्जिस्ट करता है? क्या इंसान बोल सकता है, या मैं कुछ बोलूंगा और कल मेरे पे भी एक अटैक हो जाएगा और कहा जाएगा कि कुछ नहीं कहना? इज इट ट्रू? देखो, आप अगर चीज़ों को समझें बारीकी से तो एक हमारा देश ऐसा है जहां हम डेमोक्रेसी की अगर बात करें, दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको जो बोलने का जो आपका अधिकार है, आपके जो विचारों का जो अधिकार है, कि आप अपने विचारों को लेकर स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर आप कोई भी गलत टिप्पणी करेंगे या कोई भी ऐसी बात करेंगे तो वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, भावनाओं को आहत करना, किसी की भावनाओं को छेड़ देना। वो कभी कभी क्या है कि जब आप कोई भी चीज़, हम एक अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसकी बात करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह। जैसे हमारा मिसफिट ह्यूमन हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह जब हम बात करेंगे और हम जब बात को सही तरीके से रखेंगे तो शायद मुझे लगता है हमारी अभिव्यक्ति पे कोई रोक नहीं होगी। लेकिन जब हम बात कोई ऐसी कर देंगे जहां हम दूसरों की भावनाओं को छेड़ देंगे, दूसरों के ऐसी मुद्दों को छेड़ देंगे जो कंट्रोवर्शियल हैं,
ऑब्वियसली मुझे लगता है ये सिर्फ हमारा देश नहीं, अन्य कई देशों में ऐसा है कि जहां पर आप अगर कोई ऐसी बात कर दोगे तो बोलने की आजादी भी नहीं है वहां पर। तो मुझे लगता है कि हमें बोलना है, लेकिन हमें सही और क्या बोलना है ये भी सोच समझ के बोलना चाहिए। सर, क्या चैलेंजेस हैं हमारे लीगल सिस्टम में? कहीं ना कहीं ये समस्या जो है ये लीगल सिस्टम की ही है कि कोई इंसान कुछ कहता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, और कहीं ना कहीं कोई इंसान कुछ बोलता है और उस पे इतना हल्ला हो जाता है कि उसको इस तरीके से पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि इसको बस फांसी चढ़ा दो। देखिए, हमारा जो लीगल सिस्टम है ना वो थोड़ा अमेरिका से अलग है। अमेरिका में क्या है कि आप जाओगे, आपने अगर रेड लाइट जंप कर दी और आपने जाके जज के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग ली तो हो सकता है जज साहब आपको बरी कर दें। लेकिन यहाँ पे जो आपने इंडिया में जो क्रिमिनल एक्ट किया है, या कोई आपने ऐसी बात कर दी या कुछ आपने ऐसा बात बोल दी, किसी की भावनाओं को आपने आहत कर दिया, धर्म के बारे में आपने कुछ अगर गलत बोल दिया, तो उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं। ऑब्वियसली उसके बाद अगर आप माफी भी मांगोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माफी मांगने से ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि तीर जो है एक बार कमान से निकल गया तो वो सामने वाले को हर्ट जरूर करेगा। वैसे ही जो हमने अपनी वाणी से आपने जो बोल दिया वो करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया जाके, और उसका क्या रिपरकशन होगा वो आपने शायद सोचा भी नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे जो लगता है कि अगर ऐसी कोई बात होती है और कोई बोल देता है ऐसा, तो उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कोई सजा का प्रावधान तो है ही। और हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें ऑब्वियसली अगर कोई गलत कर रहा है और अगर वो जानबूझ के गलत कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सजा तो मिलनी चाहिए, मगर कुछ मुद्दों को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि उन मुद्दों की आड़ में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रगल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो हम भूल ही जाते हैं ना। कहीं हम कहते हैं कि द लीगल सिस्टम इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, द लीगल सिस्टम इज फॉर द कॉमन पर्सन, बट करप्शन, पावर स्ट्रगल की आड़ में कहीं ना कहीं कॉमन आदमी को तो लीगल सिस्टम का सपोर्ट मिल ही नहीं पा रहा है ना। देखिए, जहाँ कॉमन लोगों की बात करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हमको कॉमन लोगों का स्ट्रगल जो है उसको भी देखना चाहिए। बट आज के टाइम में अगर आप देखो तो जैसे कहते हैं ना, ट्रेंडिंग का जमाना है कि जो चीज ट्रेंड कर रही है, अब आज के टाइम में क्या चीज ट्रेंड कर रही है उसको लेके कितने लोग अपनी बात कर रहे हैं, कितने लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, वो सबके कानों में जा रही है और उस पर शायद एक्शन ज्यादा तेजी से हो रहा है। वहीं एक आम आदमी की बात हो सकता है, एक आम आदमी वही बात जो है नॉर्मली कहीं किसी से कह रहा हो तो उस पर कोई आरोप लगाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जहां जिसकी जो वैल्यू होती है उसी के हिसाब से, उसी के प्रोपोर्शन में उस पर एक्शन होता है। तो ऑब्वियसली कॉमन आदमी की एक जो समस्याएं हैं और एक ऐसे व्यक्ति की जो समस्याएं हैं जिसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, जहां हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर मतलब क्या है कि जो लोग सामने वाले आदमी को इन्फ्लुएंस कर दे और उसको देख के लोग अपने विचारों को बदल दें। तो ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज कर दे तो ऑब्वियसली मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया ट्रायल जिसे कहते हैं हम लोग, वो उस पर ज्यादा तेजी से एक्ट करेगा एक कॉमन व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली देखिए, कॉमन व्यक्ति के लिए एक लीगल स्ट्रगल, जो लीगल बैटल चल रही है, उसमें उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उसको सॉल्व होने में समय लग सकता है, काफी वक्त लग सकता है। लेकिन मुझे आज भी अपने न्याय पर विश्वास है, मुझे भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर विश्वास है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सही तरीके से अपनी सही बात को सही फोरम में रखता है तो कहीं ना कहीं उसको न्याय जरूर मिलता है। सर, लीगल फील्ड जो है इट्स सेड टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। आपके सबसे बिगेस्ट स्ट्रगल्स क्या थे? देखिए, स्ट्रगल तो मुझे जो लगता है कि लीगल फील्ड में शुरुआती दौर से ही है। जब आप लीगल फील्ड अगर चुनते हैं, स्पेशली जो यंग किड्स हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि जब आप लीगल
फील्ड को चुनते हैं तो उसमें सबसे पहला दिन ही आपका स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलरली, आपको उसके बाद में जो अपडेट्स हैं उनके बारे में अपडेटेड रहना पड़ेगा। आज हाई कोर्ट क्या कह रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दे रहा है, उसके ऊपर आपको उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज आज से 3 साल पहले जो आपने लॉ में बुक्स में पढ़ा उसको आप आज इंप्लीमेंट कर देंगे। बहुत सारे कानून बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं, तो आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में मेरा ये मानना है कि PR आपका होना बहुत जरूरी है। आप लोगों से इंटरेक्टिव होने चाहिए, आप लोगों से बातचीत करने वाले होने चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन के लिए कहीं मिसफिट तो नहीं हूं। तो ये बहुत जरूरी है करना अपने लाइफ में। So what are the kind of cases that you fight on you deal with on a day-to-day life? See, on a day-to-day life, we have criminal cases, we have civil cases, we have matrimonial cases, we have service matters, we do cases related to the constitution. तो बहुत सारे केसेस जो हम लोग जनरली जो हैं वो इस तरीके के केसेस को हम लोग करते हैं। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, राइट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, राइट। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन केसेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट? देखिए, किसी भी केस की जो नींव होती है ना, वो एक लोअर कोर्ट में रखी जाती है। ओके। जैसे कहते हैं ना बेस जी। बिना लोअर कोर्ट की केस के वो केस जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक लॉयर के लिए समझने के लिए, उसको जानने के लिए, और उसको अगर सीखना है तो मैं यही कहूंगा कि लोअर कोर्ट में जो चीजें सीखने को मिलेंगी वो एकदम से अगर आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो वो सीखने को नहीं मिलेंगी। सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट सी कोई भी केस का जो बेस बनेगा ना वो लोअर कोर्ट में बनेगा। जितनी मेहनत लोअर कोर्ट में जो वकील हैं वो करते हैं, मुझे लगता है शायद हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी कम करते होंगे। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते, लेकिन करते हैं। लेकिन पूरा केस की जो जिसे कहते हैं कि पूरा प्रिपरेशन जो है वो लोअर कोर्ट में ही होती है। एक केस जो बनता है वो लोअर कोर्ट में ही बनता है। फिर उसके बाद में जब जजमेंट्स आते हैं, उससे जो एग्रीव्ड पार्टीज होती हैं वो हाई कोर्ट जाती हैं या फिर वो उसके आगे सुप्रीम कोर्ट आती हैं। बट येस, द एंटायर केस व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट ओनली। क्या हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल कर सकते हैं? See, there are cases related to public interest. ओके। जो आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपका स्टेट से रिलेटेड कोई मामला है कि आपके पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है या कोई पब्लिक एट लार्ज से रिलेटेड है, तो आप स्टेट में भी अपना हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में आप डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सर, मैंने कहीं किसी से सुना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं दे हैव अ बिग डिफिकल्टी फाइटिंग अ केस इन द लोअर कोर्ट। इज इट ट्रू? यस, ऑब्वियसली। सी, इट डिपेंड्स। अगर मैंने आपको वही बोला ना कि अगर आपको आपके बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि वहां पर आपको क्या करना है। See, trial is mostly about like if you talk about criminal trial is like कि आपका जो वहाँ का केस का जो डे टू डे वर्किंग है उसमें आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपको स्टेटमेंट्स होने हैं, कैसे आपका चीफ होना है, कैसे क्रॉस होना है। तो वो सब चीज़ों का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली जिसने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखा है या वहाँ पे प्रैक्टिस किया है और उसको नहीं पता है, तो वो एक अलग आर्ट है अपने आप में। तो जिसको वहां का नॉलेज नहीं होगा वो ऑब्वियसली उसको मुश्किल होगी थोड़ी करने में। लेकिन जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लॉयर्स जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, जिन लोगों ने ट्रायल कोर्ट में देखा है, काम किया है, ऑब्वियसली वो जाके ट्रायल कोर्ट में भी करते हैं। बट इट डिपेंड्स। बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं जाना चाहते, या बहुत सारे लॉयर्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में
एक्स फीस लेते हैं तो ट्रायल कोर्ट के लिए वो हो सकता है बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं. सो इट डिपेंड्स. ये इट इज एंटायरली ऑन अ लॉयर. मतलब हर किसी का अपना अपना अलग अलग व्यू है इस पर. So, have you worked on very high profile and complex cases? Yes, we have always worked on all kind of cases. No case is high profile, no case is मतलब low profile. लोग बोलते हैं ना कि there are certain cases which are called so-called high profile cases and there are certain cases which are very complex cases. तो इसमें कुछ differentiation होता है या every case is just like a case and you just See, gotta every fight case it? is just like a case, but obviously, like if you talk about cases in Supreme Court, so Supreme Court में जब कोई केस आता है तो obviously उसमें बहुत high stakes involved होते हैं. Okay, जैसे? क्योंकि आप या तो हाई कोर्ट से जीत के आए हैं या फिर आप हाई कोर्ट से हार के आए हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट इज योर लास्ट रिजॉर्ट. सो उसके बाद में कुछ नहीं होगा आगे. कोई ऑप्शन नहीं. कोई ऑप्शन नहीं है. तो लाइक बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि आपको ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट से भी आपको कन्विक्शन हो गया, आपको सजा हो गई और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं. तो दैट इज योर लास्ट रिजॉर्ट. उसके बाद आगे आप कहां जाओगे? आगे कहीं नहीं जा सकते. तो ऑब्वियसली हाई स्टेक मैटर है. तो वहां पर आपको अपनी पूरी एनर्जी, पूरा दिमाग, सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा. आपकी क्रेडिबिलिटी भी वहां पे लगी हुई है और आपको क्लाइंट को कहीं ना कहीं उसको जवाब भी देना है. तो एवरी केस इज अ हाई स्टेक केस फॉर अस दीज डेज. एंड नाउ इट इज लाइक आई सी, मैं पिछले अगर 10-15 साल की बात करूं, पहले ज्यादातर केसेस लोग सुप्रीम कोर्ट तक आने से पहले लोग सोचते थे. लेकिन अब I mean, everyone is coming to Supreme Court because they want justice and they want clear view. So, अगर किसी को बेल नहीं मिल रही है हाई कोर्ट से तो पहले लोग सोचते थे कि अब तो बेल मिलेगी नहीं हमको. लेकिन अब लोग सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी बेल मिलती है. तो ऐसा नहीं है. So, every matter is a high stake matter these days. But as you said that it's for justice. Is it just for justice or people have more disposable money कि यार यहाँ कुछ solution नहीं मिल रहा, चल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ही चल लेते हैं? See, it depends on the client. बहुत सारे मैं आपको केसेस ऐसे बताऊंगा कि लोगों के पास में वकील की फीस देने के लिए भी पैसा नहीं होता. और बहुत बार उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप लीगल एड भी लीजिए. और बहुत बार जेन्युइन केसेस भी ऐसे होते हैं कि जहां पर कई बार ऐसा होता है कि वो सब चीजें हाईलाइट नहीं हो पाई हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में फॉर एनी रीजन दे हैव नॉट गॉट द जस्टिस, बट दे कम टू सुप्रीम कोर्ट. एंड ऑब्वियसली यहां पर उनको न्याय मिलने की उम्मीद होती है क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और न्याय की उम्मीद जो है वो स्थापित करता है. तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब लोग लीगली भी थोड़ा सा अपडेटेड हैं और उनको समझ में आता है, क्योंकि आए दिन आप जब पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये टिप्पणी दी, तो लोगों को लगता है कि अब जो है न्याय जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में मिलता है. तो ऑब्वियसली लोग जागरूक हैं. हाई कोर्ट से अगर उनको कहीं न्याय नहीं मिल पाता तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे ही आएंगे. आप करते हो सर फ्री में केसेस? बिल्कुल, बहुत लोग करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही करते हैं. मैं समझता हूं हमारे लीगल प्रोफेशन में प्रो बोनो केसेस बहुत सारे लॉयर्स करते हैं. Okay. लोग सोचते हैं कि लॉयर्स जो हैं वो सिर्फ फीस लेके ही काम करते हैं. ऐसा नहीं है. प्रो बोनो केसेस हम लोग करते हैं. क्या देखते हो आप उस तरीके जो आप केसेस देखते हैं उसमें क्या देखते हो कि यार देखिए मैं फ्री में कर सकता हूँ? मुझे अगर लगेगा कि किसी को सच में ऐसी जरूरत है कि उसके पास में फीस नहीं है, उसका केस जो है वो ऐसा है कि उसको सच में यहाँ से न्याय मिल सकता है, तो मैं करूंगा, उसको बिल्कुल करूंगा. और वो अगर वो बोलता है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि नहीं आप पैसे नहीं दोगे तो मैं केस नहीं करूंगा. वी डू इट विदाउट मनी एज वेल. कोई ऐसा केस था जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि बस नहीं, मेरे को इस इंसान की मदद करनी है और ये सच्चा है और इसके लिए मुझे खड़ा होना जरूरी है, मुझे लगता है कि नहीं, आई हैव टू फाइट फॉर जस्टिस? बहुत सारे केसेस हैं. अभी रिसेंटली आई एम डूइंग सम केस, बट वही है, बहुत ज्यादा मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता. इट इज रिलेटेड टू सम फीमेल एंड आई एम डूइंग इट. बट ये है कि
वी कैन नॉट शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद एवरीवन, बट यस, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे केसेस किए हैं और रेगुलर बेसिस पे, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप चाय पीते हैं दिन में, वैसे हम लोग इस तरीके से केसेस करते हैं। उसके लिए हम कोई पिक एंड चूज नहीं करते कि आज जो है ये केस करेंगे आज और कल नहीं करेंगे। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स को जानता हूँ, जो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स को भी जानता हूँ, जो प्रो बोनो केसेस भी करते हैं और लोगों को फ्री में न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। So do you think that legal literacy should be improved? क्योंकि जब आपने बोला प्रो बोनो केसेस करते हैं, on the other hand I see that people are not fully aware of the legal rights also. बहुत हद तक मैं समझता हूं कि लोगों को अभी भी नहीं पता है कि उनके अपने राइट्स क्या हैं। अभी आप ये समझिए कि कई बार लोग ऐसी क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि हम लोगों को भी लगता है कि अब उनको या तो पूरा लॉ बताओ या उनको पूरी लॉ की पढ़ाई कराओ, तब उनको शायद समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ लीगल नॉलेज होना, और आज की स्थिति में जो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, तो मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि क्या है इसमें, ऑर्डर में क्या है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। बट येस, लोगों को लीगल अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में आज के टाइम में जो जिस हिसाब से हमारा जो देश जो है आगे बढ़ रहा है, हम एक बड़ी इकनॉमी बनते जा रहे हैं, लिटिगेशन जो है वो भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। आप देखिए आज के टाइम में स्कैम्स देख लीजिए, चाहे डिजिटल स्कैम्स हो गए, चाहे डीप फेक वीडियोज़ वाले स्कैम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को उसके लिए अपडेटेड रहना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाउ इज टेक्नोलॉजी लाइक AI चेंजिंग द लीगल फील्ड? क्या ट्रेडिशनल लॉ प्रैक्टिसेस को एक समय के बाद कुछ खतरा हो सकता है AI के आने से? मुझे नहीं लगता। AI जो है एक लिमिटेड लेवल पे आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो लॉयर्स को रिप्लेस कर देगा, दैट इज इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल लॉ प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें AI जब से आया है, थिंग्स हैव चेंज्ड। एज मैं भी देखता हूँ तो आई हैव सीन सर्टेन पीपल, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर लॉयर्स एंड दे हैव स्टार्टेड ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ChatGPT, राइट? एंड कहीं ना कहीं वो कहते हैं यार जो चीज़ ड्राफ्ट करने में 7 दिन लगते थे उसको मैं 1 घंटे में बेसिक ड्राफ्ट कर लेता हूँ और 2 दिन के अंदर ड्राफ्ट करके पूरी की पूरी फाइल खत्म कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, वो जो एक पढ़ाई थी जो एक वकील करता था, जो केस लॉज निकालता था, बैठ के रिसर्चेज होती थी, कहीं ना कहीं वो एसेंस खत्म नहीं होता जा रहा है वकालत में। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो लीगल फील्ड है उसमें एक वर्ड का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। ओके, ठीक है। अब जहां बात हम AI की करते हैं, वहां ChatGPT जो है वो लीगल ड्राफ्ट तो कर देगा आसानी से, लेकिन उसको क्रॉस चेक कौन करेगा? उसको तो क्रॉस चेक कोई एक लॉयर ही करेगा। या फिर आज अगर आप कोर्ट रूम की बात करें, कोर्ट रूम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया किसी भी चीज के बारे में, तो बहुत सारी चीजें जो वो AI नहीं बता पाएगा, वो एक लॉयर ही बता पाएगा। बिकॉज अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लिया तो वो उसका जवाब कैसे देगा? राइट। तो ये अभी इसको मुझे लगता है दे विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस लॉयर्स। ऑब्वियसली दे विल हेल्प इन असिस्टेंस। बहुत सारी जो असिस्टेंस है उसमें हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर आप बात करें ट्रांसलेशन वगैरह से रिलेटेड, ट्रांसलेशन बहुत बार क्या होता है कि क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और उन भाषाओं का कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उस समय उन सब चीज़ों में ट्रांसलेशन के लिए हेल्प हो सकती है। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। द एक्यूरेसी इज नॉट दैट अप टू डेट। तो
स्टिल हैविंग डाउट्स कि एआई जो है या जो चैट जीपीटी जो है वो इतना सक्सेसफुल हो सकता है इस चीज में, अभी बहुत टाइम लगेगा। और लीगल सिस्टम को जिसे कहते हैं लॉयर्स को स्पेशली रिप्लेस करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अभी। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से होने वाले क्राइम्स तो बढ़ रहे हैं, मगर उन टेक्नोलॉजी से होने वाले क्राइम से लड़ने के लिए आज भी जो हमारे लीगल सिस्टम है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का पूरा रोल है। बिल्कुल, ऑब्वियसली ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना आप ये समझिए कि उन जो लीगल क्राइम्स जो या फिर साइबर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं या साइबर स्कैम्स हो रहे हैं वो कोई भी एआई या कोई भी ऐसी चीज नहीं पकड़ सकती। ऑब्वियसली उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड ब्रेन चाहिए जो चीज़ों को समझ सके कि किस तरीके से क्या हुआ है। आज जिस तरीके से एडिटिंग करके या फिर OTPs जो वॉइस ओवर करके चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है इसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा और लीगल एक्यूमेंट भी उनको लाना पड़ेगा कि अगर वो लोग उन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना तो हम जो ये साइबर फ्रॉड्स हैं इनसे नहीं बच पाएंगे और ज़्यादा आगे ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ये होना नॉलेज बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। सर, अगर किसी इंसान के साथ किसी तरीके का साइबर फ्रॉड हुआ है या कोई भी टेक रिलेटेड क्राइम हुआ है तो उस इंसान को सबसे पहला क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? देखिए, अभी आजकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डेडिकेटेड अपने वेबसाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हुई हैं, जिन वेबसाइट्स पे जाके आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद अब क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हुए हैं तो हर शहर में साइबर थाने बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली में तो बहुत सारी साइबर थाने हैं जहाँ पर जाके आप अपने इस ऐसे केसेस से रिलेटेड अपने कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे लगता है कि कोर्ट्स भी अपडेट हो रही हैं और वो भी इन सब केसेस को लेके कॉग्निजेंस ले रही हैं। तो धीरे धीरे सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन केसेस को डील करने के लिए गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगी, क्योंकि आज जब हम डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं तो डिजिटल अरेस्ट को लेके आज भी पुलिस के सामने ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट के केस में हम क्या करें। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग ओवर इट एंड दे विल श्योरली मेक सम सिस्टम फॉर दिस एज वेल। एंड कोर्ट्स एंड जो थाने हैं, जो साइबर थाने हैं, वो भी अभी अपडेट हो रहे हैं। इस पर ऑब्वियसली जल्द से जल्द चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी और एक्शंस भी होंगे। आपको देखने को भी मिलेगा कि लोगों के जो ऐसे जो पैसे निकल जा रहे हैं उस पर अब धीरे धीरे आप देखिए एक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है। ऐसे जो फेक नंबर्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसी जो इंटरनेट एड्रेसेस हैं या जो वेबसाइट्स लोग बना रहे हैं, अभी रिसेंटली एक केस पुलिस ने पकड़ा जिसमें कि एक लड़के ने जो है बैंक्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की फेक वेबसाइट्स बना रखी थी। तो इन सब चीज़ों को लेके लोग अपडेट हो रहे हैं। इवन आवर सिस्टम इज अपडेटिंग। हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो भी अपडेट हो रहा है, हमारा लीगल सिस्टम भी अपडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं न्याय अब लोगों को मिलना शुरू होगा। बट डोंट यू थिंक दैट द जुडिशियल सिस्टम शुड टेक वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप्स? क्योंकि बहुत सिंपल मेरे को जो समझ में आती है बात कि यार अगर कोई क्राइम हो रहा है और उसके लिए हमारे जुडिशियल सिस्टम में कोई प्रावधान ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू सेड डिजिटल अरेस्ट, राइट, और अ क्राइम अगेंस्ट समवन विच इज डन इन अ न्यू वे, अ न्यू मैनर, क्योंकि नए नए तरीके के क्राइम्स का इजाद हो रहा है ना रोज। तो क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम को कुछ ऐसे प्रावधान नहीं लेके आने चाहिए कि अगर कोई क्राइम लग रहा है कि हो रहा है, राइट, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम हो दैट इनिशियली कुछ स्टेप लिया जाए। थाने में जाते लोग डिजिटल अरेस्ट कर लिया, उनके पास कोई प्रावधान ही नहीं, किसको अरेस्ट करेंगे? नंबर बता रहे हैं हम, मेरे साथ ये क्राइम हो गया, मेरे को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, मेरे खाते में से पैसे निकाल लिए। केस वही जा रहा है कि एक तरीके से चीटिंग कर दी। बट कहीं ना कहीं एक इंसान को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसको डिजिटल अरेस्ट करके उसको घर के अंदर बंदी, एक तरीके से बंदी बना लिया एक इंसान को, बट हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। क्या करें?
तो क्या आपको नहीं लगता कि जुडिशियल सिस्टम को कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशंस करनी चाहिए जिससे कि कुछ फास्ट ट्रैक एक्शन लिया जाए नए क्राइम्स के अगेंस्ट? सी ऑब्वियसली आप देखो ना, जैसे आपका आईफोन है, वो हर साल अपडेट होकर नया वर्जन जी। आता है ना? तो ये भी एक तरीके से जो लीगल सिस्टम है ना, वो जैसे अभी हम एआई की बात कर रहे थे, तो एआई क्या है, एआई भी अपडेट इतनी जल्दी नहीं होगा जितने जल्दी हम लोगों को आज के टाइम में अपडेट होने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्राइम्स जो हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को, स्पेशली गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना है कि ऐसे जो आने वाले ऐसे केसेस हो सकते हैं, या अन्य देशों में मैं अगर एग्जाम्पल्स दूं कि बाहर के देशों में अगर इस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, तो ऐसा ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट को भी एक ऐसी कमेटी को फॉर्म करना चाहिए, या ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो बाहर के देशों में वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ हम क्या उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस तरीके से एक फॉर्मेशन करना चाहिए जो लीगल चीज़ों को अपडेट कर सके, हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी अपडेट कर सके और चीज़ें अपडेटेड हों। कल को अगर मान लीजिए डिजिटल अरेस्ट जो है हमारे साथ में या हमारे देश में अगर हो रहा है, तो उससे पहले हमारे पास में उसके लिए कानून हो। तो ये सरकार को भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्वियसली उसके साथ साथ न्यायिक व्यवस्था में भी इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तभी आप किसी भी आम जन को, अपने सिटीजन को आप जो है वो न्याय दे पाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमारे देश में, क्योंकि इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और वो अपडेटेड रहते हैं नई नई चीज़ों से वो लोगों से पूछते हैं। क्रिएटर से अभी उन्होंने अवार्ड फंक्शन कराया, उनसे उनकी बातें पूछी। तो मुझे लगता है इस चीज़ पर भी उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग आगे अब अपडेट करें अपने आप को, क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। और चाणक्य ने कहा है कि राजा जो है उसका सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि वो अपने जो प्रजा है उसको न्याय दे सके। तो प्रजा जो है वो कुछ नहीं मांगती है, वो न्याय मांगती है। तो वो न्याय देने के लिए सिस्टम जो है हमारा अपडेटेड रहना चाहिए। चलो हम अपडेटेड सिस्टम के बारे में बात, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके? सो देयर इज अ कोर्ट और अ जज, मतलब मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बता पाऊंगा कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। एक सिविल जज होता है, एक क्रिमिनल जज होता है, एक फैमिली कोर्ट होता है, राइट? फिर आपने बताया कि आजकल साइबर थाने भी बन चुके हैं। क्या हमारे देश में साइबर जज हैं, या हमारे देश में ऐसे कोर्ट रूम्स हैं जो साइबर क्राइम को ही सिर्फ अटेंड करते हो? सी एक्सक्लूसिवली अभी तक ऐसी कोर्ट्स मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट में है। बट क्या आपको नहीं लगता कि होने चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। साइबर केसेस के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्ट होना चाहिए, जहां पर उसी से रिलेटेड मुकदमे जो हैं वो सुने जाएं। ऐसे केसेस जो आजकल जो डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड हैं उनको सुना जाए, उनके बारे में जल्दी से जल्दी जो है वो न्याय जो हो वो मिले लोगों को, उनका पैसा जो चला गया है वो वापस मिले उनको, उसके लिए प्रोविजंस हों। ऑब्वियसली ये सब होना चाहिए। मैं इसी बात के लिए कह रहा हूं कि सरकार को कहीं ना कहीं अपडेट होना पड़ेगा और नई चीज़ों को लेके काम करना पड़ेगा। अगर ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, हम इन सब चीज़ें जो बैकलॉग्स हैं जो लोगों को पीछे खींच रहे हैं, उसमें हम फंस जाएंगे। तो कुछ अच्छा भी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो जो चीजें हमें रोक रही हैं उनको भी हमें काउंटर करने की जरूरत है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कुछ ऐसे बेसिक लीगल राइट्स या लीगल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हर इंसान को आज के समय में पता होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमने शुरुआत में करी कि हमारा जो राइट टू स्पीच, या हम जो कहना चाहते हैं, हमारी जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता होना चाहिए कि हम जो है अपनी बात को किस तरीके से रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात को कह सकते हैं, किस फोरम पे अपनी बात को कह सकते हैं, और किस तरीके से, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसे कहते हैं ना, हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक जो अधिकार मिले हुए हैं उन सबको ही जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे राइट टू लाइफ हो हमारा, ठीक है, ओके, कि हमारी जो लाइफ है उसको, उसके लिए हमारा क्या राइट्स हैं। मतलब कल को अगर कोई आपको
ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, तो वो एक अपने आप में आपका राइट है कि आप उसके लिए आप क्या केस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा कि डायरेक्टली लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते हैं जी, एंड उसके जैसे किसी को आपने अगर बंदी बना लिया या किसी को आपने पकड़ लिया, किसी को आपने रख लिया कहीं पे, तो उसके अगेंस्ट लोग हेबियस कॉर्पस एक फाइल कर देते हैं, पिटीशन फाइल करते हैबियस हैं। कॉर्पस क्या होता है? हेबियस कॉर्पस इज बेसिकली लाइक कि आपको इलीगली कहीं किसी जगह पे डिटेन कर लिया गया। ओके, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे अभी इस समय रूम में बंद कर दूं, काइंड ऑफ अ किडनैपिंग। यू कैन से इट इज काइंड Okay. ऑफ अ किडनैपिंग। ओके, एंड अब आपकी फैमिली या आपके परिवार वाले, उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ जाएं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं इसको लेकर कि लोगों ने उसके लिए हाई कोर्ट, कंसर्न्ड हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर दिया कि आपकी लाइफ जो है उसको थ्रेट ना हो, आपको जो इलीगली किसी ने डिटेन किया हुआ है उससे आपको बचाया जा सके। एंड दिस इज आई एम सेइंग अबाउट दिस रूम, बट ऐसे बहुत सारे पुलिस केसेस होते हैं जहां पर इलीगली पुलिस कभी कभी डिटेन कर लेती है आपको, ओके, केस रजिस्टर नहीं होता है बट फिर भी आपको डिटेन किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में इस तरीके के जो आपके लीगल राइट्स हैं, आपको अगर पता है तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका, मैंने बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना कहाँ पे क्या बात को रख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके और जो अन्य लीगल राइट्स हैं उनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ एक लेमैन या आम आदमी जो है, या कुछ स्टूडेंट है, या कोई भी एक वर्किंग वुमेन है, या फिर एक कोई भी वर्किंग व्यक्ति है, उसको इन सब बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सर अभी हम दोबारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे। आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जहाँ पे दो लोगों का बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। एक है समय रैना, जो कि एक शो चलाते हैं जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, और दूसरी तरफ एक और इन्फ्लुएंसर हैं, एक और इंसान है जिनका नाम है रणबीर अलावादिया। यहाँ एक कंट्रोवर्सी होती है, कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ ऑब्सीन बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कॉमेडी के नाम पे, जो कि बहुत सारे लोगों को जिससे ठेस पहुंचती है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या टेक है उस बात पे, आपको क्या लगता है, वॉज इट राइट और वॉज इट नॉट राइट? सी, आई थिंक इट वॉज नॉट राइट। ओके, सी, बिकॉज हमारा जो देश है ना, वो बहुत रिच कल्चर से जुड़ा हुआ है। उसके साथ ही कुछ चीजें जो हम कहते हैं ना कि वी आर नॉट इन अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में बहुत डिफरेंट कल्चर्स, बहुत डिफरेंट जगह से लोग आके वहाँ बस गए, और वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कहें कि कल्चर की बारे में बात करें। जबकि अगर हम बात करें अपने देश की, तो किसी भी देश का, जैसे कहते हैं ना कि उसमें लोग क्या देखना चाहते हैं, आप अगर कहोगे कि बाहर विदेशों से लोग आए, आके यहाँ पे देखें, तो क्या देखना चाहते हैं? यहाँ का कल्चर देखना चाहते हैं, राइट। और आपने उस कल्चर के ऊपर कुठाराघात किया है, आपने एक ऐसी चीज बोल दी है जो आपकी जो बेसिक सिस्टम है उसको ही आपने पूरा बुरी तरीके से हिला दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी टॉलरेट करेगा। भारत में आज भी हम जो है अपने माता पिता को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। कहा जाता है कि हमारे धर्मों में भी, हमारे ग्रंथों में भी, हमारे गुरु, हमारे भगवान से पहले हमारे माँ, हमारे पिता हैं। और ऐसी स्थिति में जहां हम अपने समाज में अपनी जो कल्चर है उसकी बात कर रहे हैं, हमारे धर्म की बात कर रहे हैं, वहां आप माँ और पिता के ऊपर इस तरीके की बातें करना, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा गलत
निर्णय जो है वो रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा लिया गया, उन्होंने किस आवेश में आके, किस सोच में आके इन शब्दों के बारे में बोला, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है और मैं उसको कंडेम करता हूँ। और मुझे लगता है कि इसके लिए उनको ऑब्वियसली वो तो न्याय की बात होगी कि कोर्ट्स क्या करते हैं उसके बारे में और उनको क्या पनिशमेंट मिलता है, लेकिन जो भी किया उन्होंने बहुत गलत किया है। तो सर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया टू रेगुलेट वल्गैरिटी एंड ऑब्ससीनिटी इन पब्लिक परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग स्टैंड अप कॉमेडी, या कोई ऐसे रेगुलेशंस हैं which should be introduced or which should be implemented? देखिए, रेगुलेशंस की अगर बात करें तो मूवीज को लेकर तो रेगुलेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, आपने देखा होगा, या कहीं भी जैसे आप देखिए कि हर मूवी को लेके एक सेंसरशिप सर्टिफिकेट होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं सोशल मीडिया की या फिर यूट्यूब की बात हम लोग करते हैं, तो आज भी यूट्यूब का अपना एक सेंसरशिप का एक सिस्टम है कि वो ऐसी चीज़ों को जो ऑब्सीन है, जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, उनको लेके उनकी एक अथॉरिटी है, लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी नहीं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया, स्पेशली जो आज के टाइम में इंस्टाग्राम हुआ या फिर आपका और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है। आप लोगों को अच्छी बातें सिखाएं या अच्छी नॉलेज दें या नॉलेजेबल बातें करें, उसकी बजाय आप एक अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। ये गलत है और इसके लिए भारत सरकार को ऑब्वियसली एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि आर्टिस्ट है अगर कोई और वो अपनी आर्ट को अगर दिखाना चाहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप आर्टिस्ट भी नहीं हैं। आप मैं समझता हूं, ठीक है, आप कॉमेडियन हैं, आप कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन कॉमेडी करने के और फनी थिंग्स करने के बहुत अलग तरीके भी हैं। आज से पहले भी हमारे देश में जो कॉमेडियंस हुआ करते थे, वो इस तरीके की भद्दी बातें नहीं बोला करते थे अपने आप को प्रमोट करने के लिए। और आप अगर देखें कार्टूनिस्ट को, बहुत सारे ऐसे फेमस कार्टूनिस्ट हुए जिन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पे भी सटायर किए, लेकिन इस तरीके की चीजें, इस तरीके की वल्गैरिटी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे सर इसमें चार्ली चैपलिन याद आते हैं, जहां पे एक शब्द का भी इस्तेमाल ना करते हुए वो लोगों को हंसा देते थे। हाँ, तो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार क्या कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छे डायरेक्शन में अगर काम कर रहे हैं तो कहीं आज भले आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। पर एक सस्ती लोकप्रियता के लिए आप अगर इस तरीके की कोई बात बोल दें और आपको अगर पब्लिसिटी मिल जाए, मुझे लगता है ये एक गलत तरीका है। और उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो इन सब पे कंट्रोल करे। बट सर अब क्या, अब तो जो बात कहनी थी वो कह दी, जो होना था वो हो गया। लीगल रेमेडी क्या है आगे इस तरीके की सिचुएशन के अंदर? क्या होगा आगे लीगली? देखिए, बहुत सारे FIRs अभी हो गए हैं जी, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थानों पे लोगों ने अलग अलग FIRs किए हैं। जहाँ तक बात है कि वो इन सब FIRs को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं अभी हाल ही में। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में भी उन लोगों ने पिटीशन फाइल करी है कि सब अलग अलग जगह FIRs हो रही हैं, उनको रिफ्रेन किया जाए, उनको रोका जाए किसी तरीके से। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो रही है, जब आपने कुछ भी बोल दिया एंड इट इज नाउ अ पब्लिक वीडियो and everyone can see it, so now everyone can do FIR, because if he is hurt, his sentiments are hurt, a person sitting in Assam, a person sitting in Pondicherry can also do FIR. अच्छा, okay, so the now I get it कि मतलब किसी भी इंसान को जिसको उनकी कही हुई बातों से ठेस पहुंची है या पहुंचेगी या पहुंच सकती है, वो इंसान थाने में जाके
कंप्लेंट दे कोर्ट सकता में है। जाके उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। वाह। एंड व्हाट आर द एक्ट्स जिसके ऊपर, जैसे कहा जा रहा है कि हेट स्पीच है, राइट, मिस इन्फॉर्मेशन है, वल्गैरिटी है, ऑब्सीनिटी है, ये 4 चीजें तो हमें पता है कि ये 4 केसेस जो हैं, ये 4 पॉइंट्स जो हैं जिन पे केसेस फाइल होंगे। तो बिल्कुल। इनमें क्या धाराएं लगती हैं और कितनी सजा होती है? This will be a very big blunder for रणवीर अलाहाबादिया। एंड मैं बता रहा हूं आपको कि इतने ज्यादा मल्टीपल लिटिगेशंस होने वाले हैं उनके लिए कि उनको, मुझे लगता है, अब सोचना पड़ेगा कुछ भी बोलने से पहले। हर जगह जब मल्टीपल FIRs होंगी उनके खिलाफ और वहां पे जब कॉग्निजेंस लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो ऑब्वियसली उनको इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा, उनको जाके वहां पे बेल भी करानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा उसको, वो लिटिगेशन प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। सो यस, whatever he has done, I don't know why he has done it, but I think now he'll be in a very sorry state of affair कि अब उसको लगेगा कि हाँ, सच में अब जो है वो न्याय की उस नीति से उसको गुजरना पड़ेगा कि उसको पता चल जाएगा कि मैंने बहुत गलत किया है। अगर सेक्शन वाइज आप इसको समझो कि क्या क्या सेक्शंस लगे हैं, सेक्शन 79 जो BNS का है कि एक वुमेन की जो मोडेस्टी है उसको आपने हर्ट किया है, उसमें 3 साल से ले तक की सजा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जहाँ बच्चे को लेके बात कही है उन्होंने कि बच्चे जो हैं वो, अगर मान लो आप क्या देखना चाहोगे इस चीज़ को, या करना चाहोगे, या महसूस करना चाहोगे, या रोकना चाहोगे, तो इसमें जो सेक्शन है जो 294 है BNS का, उसमें 10 साल तक की सजा है। तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम नाउ। फिर उसके बाद जब IT एक्ट इन्वॉल्व होगा इसमें, तो IT एक्ट का जो सेक्शन 66 है और जो दूसरे सेक्शंस हैं उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, 10 लाख रुपए तक का फाइन है। तो आई थिंक मनी विल नॉट मैटर फॉर हिम, बट ऑब्वियसली दीज सेक्शंस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। मतलब जहां तक मैं देख रहा था वहां पे सेक्शन 79, सेक्शन 196, सेक्शन 299, सेक्शन 296, सेक्शन 3/5 जो कि BNS का है, और सेक्शन 67 भी लगा है। मतलब इतनी सारी धाराएं लगने के बाद क्या चांसेस होते हैं सर बेल मिल जाए? देखिए, अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में बेल तो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि हर तरफ से अलग अलग FIRs हो रही हैं। और अभी तक जो मुझे पता चला है कि करीब 40 के करीब FIR हो चुकी हैं ऑलरेडी उनके ऊपर, एंड इट कैन गो अप टू 100 बिकॉज इट्स अ वीडियो एंड इट इज इन पब्लिक फोरम, एंड एनीवेयर, in any place, any city, a person who is listening to that video and who is seeing that video, and if his sentiments are hurt, obviously he can go and file a complaint and he can get a FIR registered against him. And on the other side, I was also listening to a few YouTube videos where certain people, जो कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है, वो कह रहा है कि he has also misleaded a lot of people, and people want to file complaint against Ranbir Alabadia for misleading them because he had an image of being a motivational guru, a spiritually awakened person, जो वो पोर्ट्रे कर रहा था कहीं ना कहीं। अब मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो पोर्ट्रे कर रहा था, but what we have seen is a two-faced person. On one side he says that I am spiritually awakened and I have a very positive mindset and things changed for me and I am very much into meditation and all those things. But on the other hand, what he has said is completely not what he used to sell. So what he was selling to was everyone was completely different. Different. Yes, that is the reason now his bad time has started. कहते ना कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप ऊंट पे भी बैठे हैं और वहां पे भी आके आपको कुछ तकाड़ जाता है। तो वही सिचुएशन आज की डेट में है कि आज जब पुरानी चीजें निकलेंगी तो उनके हो सकता है पुराने जो वीडियोस हैं जहां पे उन्होंने मिसलीड किया है लोगों को या गलत इंफॉर्मेशन दी है,
वो सारी चीज़ें भी सामने आएंगी और फिर लोग उन पर भी कंप्लेंट्स करेंगे, उन पर भी FIRs करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन हुई है और जो कंप्लेंट्स हुई हैं, it is just a beginning. अभी maybe more complaints are yet to be there on in the courts now. बहुत सारे और कंप्लेंट्स भी होंगे अब। But sir, from a legal perspective, where do we draw the line? Freedom of speech or offensive and obscene content in comedy or in a public performance के बीच में अगर हम समझने की कोशिश करें तो legal perspective से, क्योंकि everybody has the right to speak, everybody has the right to say anything. गली चौबारे हर जगह निकलते हैं हम, कोई ना कोई गाली देता हुआ सुनाई दे देता है, कोई ना कोई लड़ता हुआ सुनाई देता है, राइट? बट लीगल पर्सपेक्टिव से अगर हम इन सब चीजों को देखें तो वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? See, obviously, if you are talking obscene and that too in a public forum and उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पब्लिक एट लार्ज पे पड़ रहा है, तो यू आर इन ट्रबल। आप अपने घर में बैठ के आपस में क्या बात कर रहे हैं वो ठीक है, बट उस चीज को आप जो घर की बातचीत है उसको अगर आप पब्लिक फोरम में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक गलत जगह है बात करने के लिए। तो ये आपको डेकोरम तो समझना पड़ेगा कि आपको क्या बात कहां पर करनी है। इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट देन यू हैव अ प्रॉब्लम। But how does the law differentiate between, dark humor, satire, and and the legally punishable speech? कैसे डिफरेंशिएट करता है law इन चीजों को? मैंने आपको बताया ना, एक वर्ड का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है। कोई भी अब they can say that it is a satire, but for other people it is not a satire, it is an obscene word, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किसको उस चीज का क्या मतलब निकालना है, ठीक है। बहुत बार इस तरीके की बातें जहां आप, जैसे हम अगर एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ओके, और आप अपनी किसी कलीग के साथ में या आप अपने से जूनियर के साथ में अगर इस तरीके की कोई भी बात करते हैं तो वो भी एक क्राइम है। आप दो तरीके की बातें अगर कर रहे हैं, जो अगर सामने वाले को, अगर मान लीजिए कोई लड़की आपके साथ में काम कर रही है और उसको ये लगता है कि मेरे साथ में जो इन्होंने बातचीत करी है और उसका वो गलत मतलब निकालती है, भले ही आपने उसको किसी भी, चाहे सटायर के फॉर्म में कहा हो, चाहे जोक के फॉर्म में कहा हो, चाहे किसी भी फॉर्म में कहा हो, बट इफ शी फील्स दैट आई एम हर्ट एंड द वे दिस पर्सन इज सेड is against my modesty, then obviously she can go and file a complaint, and that's what Mr. Ranveer has done. उसने जो बोला है उसको वो भले ही सोच रहा हो कि बहुत कूल है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, बट लाखों करोड़ों जो महिलाएं हैं या जो लोग हैं, उन्होंने जो देखा है और जो सुना है, उनको उस चीज को सुन के क्या महसूस हुआ, क्या उन्होंने फील किया, उनको अगर हर्ट हुआ है तो ऑब्वियसली दे कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेंट, एंड नाउ दैट द कोर्ट हैज टू डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है, तो कंप्लेंट तो बनेगी। सर, ऐसे कोई लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं आज से पहले हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में जहाँ पे किसी कॉमेडियन को या किसी ऐसे इंसान को ऑब्सीन बातें करने या वल्गर बातें करने या फिर कुछ इस तरह की कॉमेडी करने के लिए पनिश किया गया हो? देखिए, पनिशमेंट तो अभी क्योंकि बहुत नया ट्रेंड है ये, जैसे मुनव्वर फारूकी की केसेस को आप देख सकते हैं, कीकू शारदा की केसेस को आप देख सकते हैं, तो ऐसे केसेस में इवन AIB, हाँ, AIB जो है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये लोग सब जो है, इनके ऊपर केसेस हुए, लीगल इम्प्लीकेशंस उनको झेलने पड़े, उनको बेल भी करानी पड़ी, उनको अपना अरेस्ट भी होना पड़ा, सारी चीजें हुई। तो अब उसको कहें कि आगे जाके उनको सजा होगी या क्या होगा, दैट वी हैव टू सी। बट यस, केसेस अगर हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, ऑब्वियसली देन
उसकी सजा भी होगी। आपको क्या लगता है रणबीर को और ये जितने भी लोग हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के केस से जो रिलेटेड हैं, क्या इनको बेल मिलना आसान होगा? देखिए, लाइक जस्ट अजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछूंगा. एज फॉर योर एक्सपीरियंस, यू हैव बीन इन द बीन अ लॉयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? एंड आप रोज देखते हो इस तरीके से, क्या आसान होगा इनके लिए बेल लेना? देखिए, बेल इज व्हाट इट इज अ राइट, एंड when you are in court, you have to explain the court that you will not run. You will join the investigation. Right. You will join whatever. You will join the. You'll face the consequences. So, if their lawyer is very smart and intelligent, and he is able to explain that my client will not run, and he'll face the consequences, they might get bail. That is not a problem. But yes, it will be a little difficult for them. Obviously. बेल सबका अधिकार है, राइट? हाँ, obviously. सर, अगर हम लीगल रिकॉर्ड्स की बात करें, अगर एक इंसान को नहीं लगी अच्छी बातें, तो क्या कर सकता है वो? किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई इंसान देख रहा है कोई भी चीज और उसको लगता है कि मुझे XYZ पर्सन की कोई बात नहीं अच्छी लगी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि वो क्या कर सकता है? देखिए, इसमें भी बहुत, अगर आप डिटेल में इस चीज को समझें, तो एक तो बात हुई कि हमने किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ बोला, तो वो फिर देन डिफेमेशन या नोटिस ये सब सारी चीजें कर सकते हैं. बट हाँ, अगर कहीं बात आती है कि हम हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके अगेंस्ट जाके, जैसे कि हम अडल्ट्री की बात कर रहे हैं या ऑब्ससेनिटी की बात कर रहे हैं, या हम उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, या हम ऐसी कुछ चीज कर रहे हैं, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो वो सब बातें, अगर हम इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, उससे किसी को अगर हर्ट होता है, तो ऑब्वियसली दे कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेंट. बट इट डिपेंड्स कि वो एक इंडिविजुअल के लेवल पे है या फिर वो एक सोसाइटी के लेवल पे बात की जा रही है. तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी क्या ग्रेविटी होगी. सर, काफी सारे कॉमेडियंस डार्क ह्यूमर जो लोग करते हैं, वो कहते हैं ऑफेंसेस टेकन नॉट गिवन. मैंने कुछ कहा, वो मैं ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा था, इट्स डार्क ह्यूमर, राइट? इट्स कूल. बट आपने ले लिया तो उसमें मेरा क्या है, राइट? हाउ डू वी बैलेंस द क्रिएटिव फ्रीडम विद द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टुडेज टाइम? See, it is a tough question. देखिए, आर्टिस्टिक फ्रीडम होना भी बहुत जरूरी है. और ऐसा नहीं है कि ये आज से ही है. हमारे राजा जो हुआ करते थे, उनके जमाने में भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, जहां वो एक इस तरीके के जो अपने बोलने से, या पोएट्स होते थे, कवि, अपनी जो भी उनकी कविताएं होती थी उसके जरिए वो बातें करते थे या बोलते थे या समाज की चीजों के बारे में बताते थे. लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव मैसेज हुआ करता था, कुछ ना कुछ. आज के टाइम में जो हो रहा है कि हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए वल्गैरिटी की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत गलत है. और उसको रोकने के लिए कोई ना कोई सिस्टम जरूर होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको किसी तरीके से सेंसरशिप होनी चाहिए उनके ऊपर. उनकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, वो क्रिएटिविटी अपनी क्रिएट करें, अपना उसको बोलें, या यूट्यूब के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए. लेकिन इसका लोगों के ऊपर गलत असर पड़ेगा या गलत मैसेज जाएगा, या आप अगर ऐसी चीजों को प्रमोट करेंगे जहां पर कि आप सोसाइटी एट लार्ज को नुकसान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे केसेस में हम क्या करें, हम इनके खिलाफ क्या एक्शन लें. क्योंकि अभी जो रिसेंट केस हुआ है उसके बाद मुझे लगता है सरकार भी अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमेटी बनाएगी या ऐसा कुछ सिस्टम बनाएगी जिससे कि इन सब चीजों के ऊपर भी सेंसरशिप लग सके. सर, कहीं ना कहीं हम अगर माइंडसेट की बात करें तो सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? मतलब एक आदमी ने कुछ कहा, इसको धर लेते हैं, इसके पीछे लग जाते हैं, और सारी जनता इकट्ठी हो गई है कि
रणवीर इज रॉन्ग, समय इज रॉन्ग, बहुत समय से चल रहा था ये तो। ठीक है, रणवीर ने कुछ कहा, उनका एक स्टेटस था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल who condemn crimes against women and often laughed at all the the jokes that are cracked against all these crimes, right? कहीं ना कहीं ये माइंडसेट की प्रॉब्लम नहीं है लोगों की कि यार कुछ लोग जैसे कह भी रहे हैं कि यार ठीक है यार एक बात कह दी, ठीक है, आई एम नॉट with Ranveer, what he said, it's wrong. Even Ranveer himself said कि मैंने जो भी कहा वो सही नहीं कहा, बट कहीं ना कहीं एक इंसान को एक इंस्टेंस होने के बाद उसको टारगेट करना और उन सब चीजों को भूल जाना। अभी एक केस हुआ था, अतुल सुभाष का केस हुआ था, उससे जस्ट कुछ दिन पहले द कोलकाता इंसिडेंट हैपेंड, राइट? This AI engineer who committed suicide in the US, सब भूल जाते हैं ना सर वैसे लोग, मतलब माइंडसेट का है कहीं ना कहीं इसमें। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आप बड़े बनते जाते हैं आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान और ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप एक इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर आपको देश के प्रधानमंत्री सम्मान दे रहे हैं। तो जब आपको उस लेवल पे सम्मानित भी किया जा रहा है तो आपके अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। आपको सोच समझ के चीज़ों को बोलना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और उसका क्या असर होगा। कल मेरे से किसी ने कहा था कि आज जो हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उसको हम नहीं, हमारे बच्चे देखेंगे। एग्री। और वो फिर डिसाइड करेंगे कि मेरे फादर कैसे थे या मेरी मदर कैसी थी। तो ये जो भी हम कर रहे हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि आज जो हम बोल रहे हैं पब्लिक फोरम में या आज जो हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उसका आने वाली जनरेशन पे क्या असर होगा। डू यू थिंक लोग फेम और पैसे की भूख में इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं? बिल्कुल, बहुत जल्दी, जिसे बोलते हैं ना शॉर्टकट। सो लाइफ इज नॉट शॉर्टकट, यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे। सो मैं तो यही कहूंगा, जो लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए एक बात बहुत जरूरी है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और एक आपने अगर गलती कर दी तो आपकी सारी अच्छाइयों को लोग भूल जाएंगे और वो उस गलती को ध्यान रखेंगे जो आपने कर दी है। तो इसलिए हर दिन आपको कैसे अपने आप को बचा के रखना है, आपको संभाल के रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या बोल रहे हैं ये भी सोच समझ के बोलना है। आप जैसे जैसे एक लेवल अप होते जाएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी समाज के प्रति। सर, हाउ डू यू थिंक शुड द लीगल सिस्टम एड्रेस सच केसेस जहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं लोगों के? कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, सटायर की वजह से पब्लिक आउटरेज हो जाते हैं। इस तरीके के केस में आपको क्या लगता है कि कैसे हमारे लीगल सिस्टम को इन सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए? देखिए, जहाँ बात आती है कि कोई भी ऐसी बात बोल दें जिससे आपका धर्म जो है वो आहत हो जाए, राइट। हमारे देश में धर्म पर टिप्पणी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई उसको गलत दिशा में गलत कमेंट करे और उसके बाद में वो सोचे कि वो जो है बच जाएगा, मैं समझता हूं ये उसकी गलतफहमी है। और ऐसी सिचुएशन में जो हमारा लीगल सिस्टम है, मुझे जो लगता है, आप रिसेंटली जो कुछ केसेस हुए हैं उनमें बहुत सारे केसेस में इवन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो। अगर आपको ध्यान हो नूपुर शर्मा वाला केस, सुप्रीम कोर्ट में उनको बहुत फटकार लगाई। उनको बोला कि आप
एक नेशनल पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपको सोचना चाहिए था कि आप क्या बोल रही हैं। राइट। चाहे मैं समझता हूं उन्होंने जो भी बोला, उन्होंने सोचा कि मैं सही बोल रही हूं, लेकिन फिर भी इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक एंड उससे लाखों करोड़ों लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ, और उसके बाद जो मल्टीपल केसेस हुए उनके ऊपर। सो आवर लीगल सिस्टम इज लाइक दिस कि वो सबको साथ लेके चलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक अपीजमेंट की बात करेंगे, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सो वी हैव अ ब्यूटिफुल लीगल सिस्टम एंड इट इज फॉर ऑल, इट इज नॉट फॉर वन पर्सन। सो डू यू थिंक कि कोई रेगुलेटरी बॉडी बना देनी चाहिए जो कॉमेडी या सिमिलर कंटेंट, जैसे कि फिल्म सेंसरशिप होती है, फिल्म सेंसरशिप का बोर्ड होता है, राइट? क्या इस तरीके की रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए? देखिए, अभी आज जो केस हुआ है उसके बाद इस चीज की मांग तो उठ रही है कि रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कोई भी कुछ भी वीडियो बना के अगर पोस्ट कर दे रहा है तो उसको कहाँ तक कंट्रोल करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये आर्टिस्टिक फ्रीडम को खत्म नहीं कर देगा? ऑब्वियसली आप जो बात कह रहे हैं ये सही है कि जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है वो कर्टेल हो जाएगी, लेकिन उसमें इनको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि जहां आर्टिस्ट की बात आ रही है, कहाँ आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात आ रही है, कहाँ आप जो है उनको अलाउ कर रहे हैं और कहाँ आप वल्गैरिटी को जो है वो कंडेम कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी थिन लाइन, बट ऑब्वियसली उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं या आप वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं। तो जो गलत है उसको रोकना पड़ेगा और जो अच्छी चीजें हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी बनती है तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई भी नहीं। सर कहीं ना कहीं आजकल ना इट्स ऑल AI ड्रिवन कंटेंट मॉडरेशन, राइट? मतलब मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे को एकदम से दिमाग में आ गया, मैंने एक वीडियो बनाई जहां पे मैंने एक सामाजिक मुद्दे को उठाने की कोशिश करी, जहां पे एक इंसान है, अतुल सुभाष, हु unfortunately lost his life because of some reasons, and मैंने वो वीडियो बनाई और मैंने उस वीडियो को YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दिया। मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करता हूँ मेरे पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज कहता है कि आपकी जो वीडियो है वो एज रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब कि कोई भी इंसान अगर आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा तो उसको एक बड़ा सा मैसेज दिख जाएगा जहां पे कहा जाएगा कि आगे इस वीडियो को देखने के लिए अगर आप 18 साल से उम्र से बड़े हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिए, तभी हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे। ऑन दी अदर हैंड हर तरीके का कंटेंट इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि AI मॉडरेटेड कंटेंट है, इसके लिए भी कुछ स्ट्रिक्टर लीगल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऑनलाइन होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए? देखिए, जैसे जैसे AI का इम्प्लीमेंटेशन होता जा रहा है और आपने जैसे बताया कि वीडियो को अपने आप ही AI के थ्रू या किसी ने फैक्ट चेक करके देखा कि ये 18 एंड अबव कंटेंट है, राइट? तो AI का इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीज़ों में अगर होता है तो ऑब्वियसली जैसे जो सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं, जैसे कि X हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑब्वियसली इनको सोचना चाहिए, या फिर मुझे लगता है सरकार को इनको डायरेक्शन देनी चाहिए कि ऐसे इंटीग्रेशंस होने ज़रूरी हैं। ओके। कि कोई भी वीडियो पोस्ट होने से पहले उसका कुछ ना कुछ जो कंटेंट है, क्या कंटेंट है, क्योंकि अब आज के टाइम में तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली आप जो बोलते जा रहे हैं उसका कंटेंट भी आता जाता है, राइट? तो उसमें क्या कंटेंट है, क्या बोल रहे हैं वो, तो उसको चेक हो और फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके मैसेज वो डिसाइड करे कि ये कंटेंट जो है वो किसके लिए है, राइट?
और अगर वो उस श्रेणी में आता है जहां लगता है कि इसको जरूरत है चेक करने की, किसी के द्वारा, किसी फैक्ट चेकर के द्वारा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा सिस्टम अगर डेवलप हो जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो भी रही हैं, जैसे फेसबुक पे भी अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं या यूट्यूब पे अभी आपने बताया, तो वो पहले ही आपको बता देता है, फ्लैग कर देता है। फ्लैग कर देता है। तो दिस इज गुड, दिस इज आई थिंक अ गुड आइडिया, एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड आस्क दीज कंपनीज टू इम्प्लीमेंट इट। इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है, इट इज इवॉल्विंग। आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द टॉप प्रायोरिटीज इन लॉ मेकिंग? See, if you talk about the top priorities, I think लॉ मेकिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज आज के टाइम में अगर हमको करना चाहिए तो सबसे पहले हेल्थ केयर इंडस्ट्री को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में आपका क्या, आपके रूल्स होने चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप समझो इस बात को कि आज जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, या हम जो स्कूलों में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या हम जो अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। जी, स्कूलों में सिर्फ इतना सिखाया जाता है या कॉलेजेस में उतना सिखाया जाता है कि आप पैसे कैसे कमाओगे, आप कैसे अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट लो, कैसे आप एक अच्छा पैकेज लो। लेकिन हमारे देश में आज भी ये नहीं सिखाया जा रहा कि एक अच्छे इंसान आप कैसे बनो, जिसे कहते हैं ना मॉरल साइंस, राइट, दैट इज मिसिंग। आपका बेसिक जो, जिसे कहते हैं कि आपके बेसिक एक शहर में रहने के लिए आपका सिविक सेंस क्या होना चाहिए, वो बहुत मिसिंग है। वो क्यों नहीं सिखाया जाता है, और उसके लिए क्यों नहीं एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, चाहे वो स्कूल के स्तर पे हो, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो। तो मुझे जो लगता है ऐसे लॉस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और आज उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें 10 साल बाद नजर आएगा। जब हम आज बच्चों को उस तरीके से सिखाएंगे कि आपको अपने देश में अपने नागरिकों के साथ में, अपने आसपास पड़ोस में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तब तक आप आने वाली जो जनरेशन है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। राइट। और अगर हम नागरिकों की बात करें, लाइक यू नो citizens of the country, how can they play a more active role in the legal reform system and social responsibility? See, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि लॉ की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है, या मुझे, आपने जैसे एक गाड़ी आप लेके चले हाईवे पे और आपने स्पीड से आप चल रहे हैं, और आपको अगर रोक के पुलिस अगर चालान करती है और आप बोलते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि 100 की स्पीड पे चलाने पे चालान हो जाएगा। सो देयर इज नो एक्सक्यूज, यू हैव टू बी लीगली अपडेटेड। तो सबसे जरूरी ये है कि आज के टाइम में हमारा हर जो नागरिक है उसको पता होना चाहिए अपने राइट्स, उनको पता होना चाहिए कि क्या देश के नियम हैं, क्या कायदे हैं, क्या कानून हैं, उनको अपडेटेड रहना चाहिए। स्पेशली उसके बाद में हमारी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कई सारे केसेस में देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग जब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। राइट। तो हमें पता होना चाहिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी आप जो डैमेज कर रहे हो वो आप ही के पैसे से बनाई गई है। एक तरीके से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज होना, एज अ सिविलियन डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है हमारे देश में आर्मी में या हमारे आर्म फोर्सेस में सिखाया जाता है। मुझे लगता है कि अगर हमारे जो बच्चे हैं या आने वाली जो जनरेशन है उनको भी कुछ डिसिप्लिन की कोर्सेज अगर दिए जाएं तो बहुत ज़रूरी है। सर, एक बहुत फनी क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में ना आता है। कोर्ट रूम जो होता है बड़ा, इट्स अ वेरी सीरियस प्लेस, राइट?
कभी कोई ऐसा फनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हुआ है आपके साथ जिसको आप हमेशा एग्जाम्पल में यूज करते हो अपने करियर में? बहुत सारे ऐसे फनी इंसिडेंट्स होते रहते जैसे? हैं, और कभी कभी जजेस भी बड़े लाइट मूड में होके बहुत सारी चीजें बोलते हैं। हाँ। लेकिन मतलब ऐसा कोई सच बहुत जैसे बोलते हैं ना कि जो बहुत ध्यान में रहा हो। हाँ। मुझे ध्यान है बहुत पहले जब आई वाज इन ट्रायल कोर्ट, तो एक केस था, उसमें किसी को सरेंडर कराना था हम लोगों को। और उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर दो, हाँ। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत सारे सेक्शंस में उसके ऊपर केसेस थे, एंड कोर्ट में सब कुछ डिसाइड हो गया। हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी। फाइल करने के बाद में जज ने कहा ठीक है सरेंडर कर रहे हैं, ओके। तो उन्होंने कहा पेश करिए उनको जो सरेंडर होना चाहते हैं। तो अब आई थॉट कि वो बाहर कोर्ट के बाहर बैठा होगा, वेट कर रहा होगा कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरे को अंदर लेके जाएंगे जी। अब जब बाहर जाके देखा तो ही वॉज नॉट देयर, एंड वो भाग गया। कोर्ट रूम के बाहर से भाग गया। कोर्ट रूम के बाहर से भाग गया। तो अब जज के सामने हमने जाके बोला कि सर वो तो हम तो एप्लीकेशन लगा रहे थे सरेंडर करने के लिए, लेकिन वो तो भाग गया। तो जज साहब भी हंस रहे, बोले अच्छा। तो बोले आज तो आपका क्लाइंट भाग गया वकील साहब, कोई बात नहीं, तो आप इसको एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब जो हो जाते हैं। एक बार एक इंसिडेंट हुआ कि चेक बाउंस का एक केस था। और एक क्लाइंट जो है वो ज्यादातर जाके अपनी डेट्स खुद ले लिया करता था। कि जा गए अपना, बोले वकील साहब कुछ काम नहीं होने वाला, आप रहने दो, मैं डेट ले आऊंगा जाके। अब वो बाई चांस उसको भी नहीं पता था, हम वी वर नॉट अपडेटेड, एंड उस समय ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं हुआ करते थे कि ऑनलाइन अपडेट। तो उसका वारंट वगैरह हो गया। वारंट हो गया, उसके बाद में वो भी नहीं गया। एज अ लॉयर हम लोग भी नहीं गए। तो समहाउ जब वो वहां पहुंचा तो उसको बिठा लिया कि अब चलो ठीक है, तुम्हें यहीं से सीधे जेल भेजेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि सोच के क्या गया था हो क्या गया। क्योंकि जब क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट जो है ना वो खुद ही वकील बन जाते हैं कि अरे आप तो आधी चीजें तो मुझे खुद ही पता चल गई है, तो चलो मैं ही जाके कर लूंगा, वकील साहब की क्या जरूरत है। तो वैसे बहुत बार होता है, बहुत ज्यादा फनी इंसिडेंट्स होते हैं। बट जजेस भी कभी कभी इसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि वो भी बोलते हैं कि अब ठीक है क्लाइंट ही तो है, कुछ भी कर सकते हैं लोग, क्या क्या करें। सो इट हैपेंस। कभी ऐसा कोई अमिताभ बच्चन स्टाइल वाला केस हुआ आपके साथ कि जज साहब जैसे हम देखते हैं ना मूवीज के अंदर कि आई नो दैट फिल्मों में और कोर्ट रूम के अंदर बहुत डिफरेंस है, बट आई हैव सीन सर्टेन लॉयर्स जो यू नो दे हैव दिस कि कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसमें आपने भी फिल्मी अंदाज में नहीं देखिए ऐसा आइडियली तो वैसे नहीं होता, क्योंकि फिल्मों में तो बड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट रूम्स को। बट अदरवाइज सी कोर्ट रूम में आप देखोगे अगर तो बहुत सीरियस काम होता है, और जो लॉयर्स हैं या जजेस हैं वो अपना जो काम है उसको प्रायोरिटी देते हैं। एंड वैसे बातचीत में कोई हंसी मजाक कर लें वो बात अलग है, बट अदरवाइज overall it is very serious and serious environment होता है वहाँ पर। So this is completely up to you if you want to answer this or not, but how much does a lawyer in Supreme Court earn? See, इसका कोई लिमिट नहीं है। मैंने सुना बहुत पैसा कमाया जाता है कोर्ट में। See, depends। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो कुछ भी नहीं कमाते हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो इतना कमाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। So it can go up to 50 lakh rupees a day. Okay, मेरे को लगा महीने की बात। No, I am talking about a day. Okay. So it depends entirely upon what you have done, कितना आपने अच्छा काम किया है, कितना आप करते हो, कितना अच्छा आपका नाम है। So it depends completely. So one advice that you would like to give to young lawyers कि वो अपने सपने को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने को सपने को पूरा कर पाए। See, lot of lawyers today I see they want to come to Supreme Court and वो चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करूं सुप्रीम कोर्ट में
और बहुत अच्छा बड़ा वकील बन जाऊं, बहुत सारे पैसे कमाने लग जाऊं, तुरंत बहुत सारा कुछ मिल जाए। तो मैं सबसे पहली एडवाइस जो उनको देता हूं कि एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आप काम करिए, बहुत आपको हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है कि आपके जो सीनियर्स आपको कह रहे हैं काम करने के लिए वो टाइम पे आप पूरा करो। साथ ही आपको जो ट्रायल कोर्ट में क्या काम होता है, कैसे होता है, उसकी नॉलेज जो है बहुत होना ज़रूरी है। तो मेरी जो एडवाइस है सभी यंग जितने भी इंटर्न्स या एडवोकेट्स जो भी आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा समय जो है वो ट्रायल कोर्ट में भी गुजारना चाहिए। वहाँ जाके वहाँ की जो बारीकियां हैं उनको सीखने की बहुत ज़रूरत है हमें, और तभी आप जब वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, तभी आप निखर के यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। आई थिंक इट्स लाइक जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में एक हायरार्की होती है, आप जूनियर लेवल से ही सीनियर लेवल पे जाते हो, ऐसे ही कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट से शुरू करके, लोअर कोर्ट से शुरू करके और धीरे 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 तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख बदलना चाहिए। उससे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपको अगर जो बेसिक फंडामेंटल है अपना वो नहीं समझ में आएगा, तब तक आपका यहाँ आना जो है वो थोड़ा बेकार हो जाएगा। अदरवाइज आप उतना मेहनत कर सको, आप चीज़ों को सीख सको। आज का तो टाइम ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आजकल जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो बेसिक चीज़ों को भी सीख रहे हैं, ट्रायल कोर्ट का भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक्सपोजर ले रहे हैं, अपने इंटर्नशिप में जाते हैं और वहाँ पे ट्रायल कोर्ट्स में जाके इंटर्नशिप करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं ऐसे लॉयर्स को भी जानता हूँ जो ट्रायल कोर्ट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट, और बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, बहुत अच्छा नाम भी है उनका, वो बहुत अच्छा ट्रायल कोर्ट में भी कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आप अच्छे से काम करिए। सर, बिफोर वी एंड दिस टुडे, एक बार ब्रीफली बता दो कि अब रणवीर एंड समय रैना के केस में होने क्या वाला है, कि क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे कार्रवाई होगी। देखिए, अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद में, क्योंकि वीडियो जो है वो पब्लिक फोरम में चला गया है, right. तो पब्लिक फोरम में जाने के बाद में अब जो भी कोई उसको वीडियो को देखेगा, या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या संस्थाएं हैं, मान लो उनको लगता है कि दिस इज अ हेट स्पीच और दिस इज अ ऑब्सीन वीडियो और ऑब्सीन कंटेंट, देन उनको लगता है कि इससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं या उनके अपने सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो दे कैन गो अहेड एंड फाइल अ कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल होने के बाद में ऑब्वियसली उसके बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो सब वीडियोस जो हैं उनका जो कंटेंट है, जो उस शो का जो कंटेंट है उसको पूरा लिया जाएगा, उसको सीज किया जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में फिर पुलिस इस नतीजे पे पहुंचेगी, या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि कौन कौन से सेक्शंस में अब जो है हमको जो है चार्ज फ्रेम करना चाहिए या इनके अगेंस्ट चार्जेस करने चाहिए जो हम प्रूव कर सके, कोर्ट में जो लेके जा सके। हाँ, तो वो जाएंगे। उसके बाद में उनको बेल भी करानी पड़ेगी, अलग अलग जहाँ जिस शहर में उनके अगेंस्ट केस होता है। बीच में अभी जो मुझे पता चला है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच किया है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने कहा है कि सारी FIRs को क्लब कर दिया जाए या एक साथ कर दिया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई जजमेंट नहीं आया है, कोई भी निर्णय नहीं आया, लेकिन अभी तक जो है वो अलग अलग FIRs हैं और उन FIRs पे अलग अलग ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको सबको एक साथ किया जाए। तो अगर मान लीजिए कोई हैदराबाद में है तो हैदराबाद की पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई मुंबई में है तो मुंबई की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई दिल्ली में है तो दिल्ली की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सो इट विल बी अ डिफरेंट केस एवरीवेयर एट एवरी प्लेस। तो वो केसेस चलेंगे और उसके बाद हर केस में अगर चार्जशीट फ्रेम हो चार्जशीट लग जाती है और उसके बाद में केस चलता है, ट्रायल चलेगा, उसके बाद में उनको अब वो वहाँ पे जाके कोई जो भी होगा अगर एविडेंस देता है या पुलिस उसमें एविडेंस देती है, कोर्ट मानती है कि ये जो किया है गलत है या सही है, तो उसके हिसाब से फिर उनको या तो सजा होगी या बरी होंगे वो। सो इट डिपेंड्स कि आगे जाके केस जो है वो
किस दिशा में जाता है। एंड फिर हमारे देश में आप जानते हैं कि लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल भी जाते हैं। अभी हाल ही में इतने सारे केसेस हुए, लोग भूल गए, अब आज ये केस चल रहा है। तो उस समय क्या सिचुएशन होगी, ट्रायल किस स्टेज पे होगा, किस दिशा में जाएगा, एविडेंसेस किस स्टेज पे होंगे, उसके हिसाब से फिर उनको या तो वो बरी होंगे या सजा हो। तो ये एक पूरा इन शॉर्ट इन ब्रीफ एक है इस जो सिचुएशन का सम अप। लेकिन अभी क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, केसेस तो रजिस्टर होंगे ही उनके खिलाफ, और सब जगह उनको जाके अपीयर तो होना ही पड़ेगा। So one tip that you would like to give to all the lawyers out there to be a good lawyer, what would that be? See, अभी for this advice, I think I am too young to give. But किसी ने आपको भी कुछ advice कभी दी होगी. हाँ. I think you should carry forward that advice for people if there is yes, some. See, बहुत सारे जो मेरे जो सीनियर्स रहे हैं उन्होंने मेरे को हमेशा यही एडवाइस किया है कि आप जो भी करें, मतलब जो भी केस के लिए या किसी के लिए भी करें या कुछ भी करें, तो आप अपना बेस्ट एफर्ट उसमें रखें और कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम आप अपने क्लाइंट को आप रिलीफ दिला सकते हैं आप उसको रिलीफ दिलाइए। यही सबसे बड़ी चीज़ है एक लॉयर के लिए अपने प्रोफेशन में, कि वो अपने जो क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। See, obviously, at times we get a case जहाँ पे हमें पता है कि गलत हुआ है, लेकिन हम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? Obviously, हम गलत तो नहीं करेंगे, हम कोशिश यही करेंगे कि अब क्योंकि उसने गलत कर दिया है तो उसको डिफेंड करने के लिए कुछ तो हमें करना ही है, तो वो हम किस तरीके से करें, that is more important. So that is the art of advocacy. Thank you so much, sir, for coming, for sharing all your insights. एंड मुझे लगता है आज इस पॉडकास्ट को देख के लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी और उनको ये भी समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, उसके बीच में जो वो थिन लाइन है वो उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे और आई थिंक दे माइट स्टार्ट टेकिंग बेटर डिसीजंस इन लाइफ। थैंक यू मिसफिट ह्यूमंस। थैंक यू सर।